हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। देखिए, भारत की जलवायु आपको पता है जलवायु क्या है? एक भौतिक तत्व का घटक है ना। जलवायु क्या है? भौतिक तत्व का घटक है और जलवायु जो है किसी स्थान विशेष को विशेष रूप से प्रभावित करती है। आपको पता है कि भारत जैसे विकासशील देश में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक, हमारे सामाजिक, हमारी और आर्थिक, भौतिक सभी प्रक्रियाओं को जलवायु जो है प्रभावित करती है। और जलवायु ही वह निर्धारक है जो किसी स्थान विशेष पर वहाँ की परिस्थितियों को और वहाँ के विचारों को और वहाँ के कार्यकलापों को निर्धारित करती है। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण तत्व है और इस जलवायु के बारे में हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। आपने जलवायु को पढ़ा होगा, आपको मालूम है जलवायु और मौसम पढ़ा होगा आपने। तो जलवायु क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर लंबी दशाओं की मौसमी युगों को, लंबी दशाओं के मौसमी युगों को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम क्या होता है? क्षणिक दशाओं का द्योतक होता है, क्षणिक दशाओं को बताता है, उसको हम मौसम कहते हैं। तो जलवायु जो है किसी स्थान विशेष पर लंबी मौसमी दशाओं का एक औसत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। तो आपको पता है भारत की जलवायु क्या है? वो मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। आपको पता है कि भारत के जो मध्य है, बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है ना। ये कर्क रेखा गुजरी है भारत के बीच में। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है ना। 8 राज्यों से होकर निकलती है जी। और ये भारत की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करती है। और इस कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। और दक्षिण वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है ना। तो इसे जो उत्तर वाला भाग है यहाँ पर जलवायु की अलग विशेषताएं होती हैं और दक्षिण वाला जो भारत है उसकी दशाएं अलग होती हैं। जिस समय आपको पता है हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, उस समय उत्तर भारत में क्या होता है? शीत की अत्यंत दशाएं पाई जाती हैं। उस समय काफ़ी बड़े उत्तर के भागों में क्या बर्फ भी पड़ती है और काफ़ी मात्रा में ठंड भी पड़ती है। परंतु दक्षिण में हम चले जाएं तो वहाँ उष्ण मौसम मिलता है और काफ़ी गर्मी रहती है। तो देखिए, ये भारत की जलवायु काफ़ी अपने आप में एक क्लिष्ट मेथड है, एक क्लिष्ट मॉडल है। और इस क्लिष्टता को ही समझना, इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना ही हमें जलवायु के विषय में विस्तार पूर्वक इसके भारत के विषय में पता चल पाएगा, जब हम इसको क्लिष्ट रूप को काफ़ी विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, भारत की जो जलवायु है ये अपने आप में काफ़ी क्लिष्ट है और आज भी इसका अध्ययन किया जा रहा है कि भारत पर किस प्रकार की भारत में जलवायु का जो है क्या प्रभाव है और जलवायु का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लगभग विश्व में पाई जाने वाली सभी जलवायु की कुछ विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं। शीत मरुस्थल से लेकर के उष्ण मरुस्थल तक है ना, तल प्रदेश से लेकर के शुष्क प्रदेशों तक, पठारी पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों तक, या हर एक क्षेत्र में एक विशिष्ट जलवायु पाई जाती है। यही हमारे भारत को विश्व के अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से कुछ अलग करती है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु की विशेषताएं इतनी ज़्यादा संग्रथित हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे में घुटी हुई हैं कि इनको समझना अपने आप में एक इसको काफ़ी बड़ी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। तो भारत की जलवायु काफ़ी क्लिष्ट है और आपको पता है कि यहाँ पर कई प्रकार की विषमताएं भी हैं। जैसे उत्तर में शीत पड़ती, दक्षिण में गर्मी है। जो मौसम नाम है ना, वहाँ पर चिरापुंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि क्या जैसलमेर में कभी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो देखिए, कोई यहाँ पर सब तरह के स्थान हैं, कभी कहीं बारिश हो रही है ज़्यादा, कहीं पर सूखा पड़ रहा है ना। तो ये सब जो दशाएं हैं, विपरीत दशाएं हैं और जो अनुकूल दशाएं हैं, उसी एक ही मौसम में ये पाई जाती है। यहाँ तक कि भारत का जो दैनिक मौसम है वो भी हर एक अगले दिन में क्या होता है? परिवर्तित होता है। जैसे आज जो मौसम है तो ऐसा नहीं है कल जो दिन होगा उसका मौसम आज से कुछ थोड़ा भिन्न होगा, है ना। तो ये है भारत की जलवायु की विशेषताएं, है ना। अब देखिए, ये जलवायु है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो जलवायु हमारे भारत की काफ़ी परिवर्तित होती रहती है और आए दिन के साथ ये परिवर्तन इसमें होता रहता है ना। भारत की जलवायु की विशेषता क्या है? एक तो इसमें क्या होता है? हवाओं की दिशा में निरंतर ऋतुवत परिवर्तन होता है। हवाओं की दिशा में क्या होता है? ऋतुवत परिवर्तन होता है। यानी क्या होता है? जब शीत ऋतु होती है और सूर्य जो है मकर रेखा पर
चमकता है। मकर रेखा पर दक्षिण में पहुंच जाता है, मकर रेखा नीचे गई है ऑस्ट्रेलिया से तो गुजरी है, उस मकर रेखा पर पहुंच जाता है। तो मकर रेखा पर पहुंचने के बाद समस्त उत्तर भारत और एशिया महाद्वीप जो है शीत ऋतु के प्रभाव में आ जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, बैकाल झील के पास और उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, वहाँ पर जो है उच्च वायुदाब की दशाएं स्थापित हो जाती हैं। जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में क्या होता है, निम्न दाब स्थापित हो जाते हैं। उच्च दाब स्थलों पर उत्तर पश्चिम भारत में और बैकाल झील के पास जो रूस में सबसे गहरी झील है विश्व की, है ना, वहाँ स्थापित हो जाते हैं, है ना। तो देखिए ऐसे इसमें वायु दिशाओं में ऋतु परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है, स्थलों पर उच्च दाब हो जाता है, सागरों पर निम्न दाब हो जाता है, जिससे हवाएं क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है, यानी स्थलों से समुद्रों की ओर चलने लगती है। तो इससे क्या होता है, ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा क्या है, देखिए हमारे यहाँ की जो जलवायु की विशेषता एक ये है कि जो हमारे यहाँ की वर्षा है वो परिवर्ती है ना। कभी तो क्या होता है, किसी मौसम में बारिश बहुत अधिक हो जाती है जिसे सामान्य मानसून कहते हैं, कभी जो है सामान्य से कम बारिश होती है। तो ये सब दशाओं को अध्ययन कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ का जो भारतीय मौसम विभाग है वो भी कभी कभी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाता है, और कहीं जहाँ पर वो कभी अपनी भविष्यवाणियाँ करता है तो पता चलता है कि उस जगह बारिश ज़्यादा होगा, जबकि उसने वहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि बारिश यहाँ पर कम होगी। तो ये भारत की जो जलवायु है ये अपने आप में काफ़ी क्लिष्ट है, विशिष्ट है, और इसको समझना जो है इतना आसान नहीं है। और तीसरी बात क्या है हमारी विशेषता जलवायु की, कि भारत में ऋतुओं की बहुलता है। यद्यपि हमारे यहाँ पर 3 ऋतु है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, परंतु इसके अलावा यहाँ पर सूक्ष्म ऋतुएं भी पाई जाती हैं। जैसे क्या है, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, वर्षा, शरद। 6 ऋतुएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर सूक्ष्म ऋतुओं के रूप में पाई जाती हैं, और हर एक ऋतु में अपना अपना एक मौसम होता है। भले ही चाहे जो हमारे यहाँ पर जो बसंत ऋतु होती है वो कुछ हफ्तों की होती है, परंतु फिर भी इसका परिवर्तन हमारे यहाँ पर स्पष्ट हम देख सकते हैं ना। तो जलवायु में काफ़ी परिवर्तित है। इसके अलावा हमारी जो भारत है उसमें प्राकृतिक आपदाओं का जलवायु की वजह से संकट काफ़ी था। कभी तो बाढ़ें आ रही हैं, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी सूखा पड़ गया। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो है वो क्या करती हैं, हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है, तो ये है हमारे भारतीय जलवायु और जलवायु की विशेषताएं कि हमारे भारत में जलवायु की विशेषताएं क्या है, काफ़ी परिवर्ती है ना, और ऋतुओं की बहुलता है ना, मौसमी परिवर्तन रहता है हवाओं में, है ना। इसके अलावा अब हम समझेंगे भारतीय मानसून। भारतीय मानसून क्या है, देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, और भारतीय मानसून क्या है। देखिए मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला, अरबी भाषा अरेबियन लैंग्वेज से निकला है, और इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, अरबी जो नाविक थे वो अरब सागर में आते थे, तो यहाँ पर परिवर्तित होने वाली हवाओं के लिए उन्होंने इस मानसून शब्द का प्रयोग किया था। तभी से हम इस मानसून शब्द को प्रयोग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अरब व्यापारी होते थे, वो क्या करते आते थे, व्यापार करने आते थे, तो हवाओं के साथ व्यापारी करने आते थे, तो व्यापारिक हवाओं के साथ वो आते थे, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने देखा यहाँ पर हवाओं का एक निश्चित पैटर्न है जो कुछ समय बाद बदल जाता है, कुछ समय बाद परिवर्तित हो जाता है। तो इन्हीं परिवर्तित होने वाली हवाओं के लिए उन्होंने क्या कहा था, भारतीय मानसून कहा था। तो देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति की कई सारी संकल्पनाएं हैं। जैसा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा, आपने चक्रवात पढ़े होंगे, प्रति चक्रवात पढ़े होंगे, आपने जेट स्ट्रीम्स पढ़ी होंगी आपने। तो यहाँ पर देखिए इस भारत के मानसून की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून में आपको काफ़ी कुछ स्मरण रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें जो है प्रयोग में होंगी, चाहे वो आपका प्रति चक्रवात हो, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो जेट स्ट्रीम्स हो, और इसके अलावा ITC जेट, है ना। तो कई सारी चीज़ें आपने अगर प्रीवियस कक्षाओं में इनको ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप इनको जा करके अपने पुराने नोट्स से वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, है ना, और ITC जेट क्या होता है ना, और जो आपकी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, पछुआ हवाएं क्या होती हैं, ना, और कोरियोलिस बल क्या होता है, फेरल का नियम क्या होता है ना। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भारतीय मौसम में या भारतीय मानसून की क्रियाविधि में प्रयोग की जाती है। क्रियाविधि मैकेनिज्म, देखिए हर एक चीज़ की एक मैकेनिज्म होती है, एक मशीनरी होती है। ऐसे ही हमारे भारत की क्या है, एक मैकेनिज्म है, और उसी मैकेनिज्म के तहत यहाँ पर मौसमों का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो उसी मैकेनिज्म को इसमें जोड़ा जाता है। क्यों मैकेनिज्म से इसलिए जुड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, और इसी आधार पर कई सारी संकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, कई सारी संकल्पनाएं बनाई गई हैं जो इस भारतीय मानसून की क्रियाविधि को स्पष्ट कर पाएँ। परंतु अभी तक ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बन पाया है जो भारतीय मानसून की क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से आपके सामने समझा सके। ऐसा कोई भी अभी तक सिद्धांत
या संकल्पना निर्मित नहीं हो पाई है, क्योंकि यह भारत का जो मानसून है इसकी क्रियाविधि बहुत ही ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, क्लिष्ट है ना। तो हम धीरे धीरे इन सब संकल्पनाओं को समझेंगे। तो कुछ देखिए, कुछ पुरानी संकल्पनाएं हैं, कुछ आधुनिक संकल्पनाएं। पुरानी संकल्पना में सबसे पहली है वो क्या है आपकी, पहली है तापीय संकल्पना। ये एडमंड हेली की है, जिन्होंने सन 1686 में इसको प्रस्तावित किया। एडमंड हेली ने तापीय संकल्पना, इसको कहते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट, है ना। तो एडमंड हेली ने देखिए तापीय संकल्पना में क्या बताया था। उन्होंने तापीय संकल्पना में भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए उन्होंने तापांतर को लिया था, तापमान के अंतर को, है ना। जैसे शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में और यहाँ तक कि पूरा एशिया भूखंड में क्या होता है, जब सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस दौरान उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में बैकाल झील के पास और उत्तर पश्चिम भारत में पेशावर के पास, है ना, वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान में वहाँ उच्च दाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि शीत दशाओं के कारण यहाँ पर वायु दाब अधिक हो जाता है और वायु जो भारी होकर के नीचे बैठने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वायु दाब जो है अधिक होता है। जबकि इसके विपरीत इस दक्षिण हिंद महासागर में क्या होता है, यहाँ पर जो है वायु दाब कम होता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, स्थलों पर उच्च वायु दाब होता है और सागरों पर निम्न वायु दाब होता है। तो हवाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलने लगती हैं उच्च वायु दाब से। उच्च वायु दाब कहाँ पर है, स्थलों पर, और निम्न कहाँ पर है, सागरों पर। तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, हवाएं ऐसे चलेंगी स्थलों से सागरों की ओर, है ना, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी दिशा से आती है ना, उत्तर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये ऐसी दशाएं शीत ऋतु के दौरान बनती हैं, शीत काल में बनती है। परंतु जब जैसे जैसे जो है सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर आना शुरू कर देता है और सूर्य यहाँ आ जाता है कर्क रेखा पर से और मकर रेखा को छोड़ करके यहाँ आ जाता है, तो आपको पता है फिर यहाँ पर कर्क रेखा पर गर्मी पड़ने लगती है और धीरे धीरे गर्मी की वजह से क्या होता है, स्थल भाग तप्त होने लगते हैं और मई जून तक जाकर के स्थल जो तप्त हो जाता है, इतना तप्त हो जाता है कि स्थलों पर क्या होता है, निम्न दाब स्थापित हो जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में और मध्य एशिया में क्या हो जाता है, निम्न दाब स्थापित हो जाता है, बहुत ही निम्न दाब, है ना, क्योंकि हवाएं जो तेजी से स्थल जो गर्म हो जाते हैं, स्थल गर्म होने से हवाएं जो गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं, तो क्या होता है, ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, निम्न दाब स्थापित हो जाती है, क्योंकि जगह हवाएं जो गर्म होकर के अपना स्थान छोड़ देती हैं, स्थान को रिक्त कर देती हैं। इस वजह से क्या होता है, उच्च निम्न दाब स्थापित हो जाते हैं। जबकि सागरों पर क्या है, दक्षिण हिंद महासागर में उस समय उच्च वायु दाब स्थापित रहते हैं, है ना, क्योंकि दिशाओं के कारण सारे देर तक ठंडे रहते हैं, परंतु स्थल जो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, स्थलों पर तो उच्च निम्न वायु दाब होता है और सागरों पर दक्षिणी हिंद महासागर में क्या होता है, उच्च वायु दाब स्थापित हो जाता है। तो हवाएं अब किधर से किधर चलेंगी, अब हवाएं सागरों से उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं। तो एडमंड हिलेरी का सीधा सा कथन है, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय मानसून है वो स्थल और समुद्र के ऋतुवत परिवर्तन के तापमान के ऋतुवत परिवर्तन के कारण स्थलीय और सागरीय समीर है। स्थलीय और सागरीय, स्थलीय मतलब स्थल से आने वाली हवा और सागरीय मतलब सागर से जाने वाली हवा। उन्होंने क्या बताया क्लाइंट में, इन्होंने बताया कि जो भारतीय मानसून है वो ऋतुवत परिवर्तन तापांतर के कारण या तापमान में परिवर्तन के कारण स्थलीय और जलीय समीर कहा है उन्होंने, है ना। तो ये है, देखिए, क्योंकि जब उत्तर में उच्च वायु दाब स्थापित होता है तो हवाएं आती हैं सागरों की तरफ, जब स्थलों से होकर के आती हैं तो इनमें नमी की मात्रा तो उतनी होती नहीं है ना, क्योंकि स्थलों से होकर आती है, स्थलों पर नमी कहाँ से आएगी, तो ये पानी को सोख नहीं पाती है, इसलिए क्या होता है, शुष्क मानसून होता है। इसीलिए आपने देखा होगा शीत काल में हमारे भारत में जो है वो शुष्क रहता है मौसम। परंतु देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या हमारा कोरोमंडल तट, है ना, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट भी कहते हैं इसको। तो जब ये हवाएं उत्तर पूर्वी जो मानसून की हैं उधर से आती हैं तो ये कुछ शुष्कता जो तो ये कुछ नमी क्या होती है बंगाल की खाड़ी से ग्रहण कर लेती हैं और इसलिए तमिलनाडु के तट पर बारिश करती है। इसलिए शीतकाल में जो है तमिलनाडु में बारिश होती है, बाकी पूरा भारत जो शुष्क रहता है ना।
अगर कुछ और होगा, आपने कहा होगा कि सब जाड़ों में महावट तो होती है, तो वो कहाँ से आती है, वो एक अलग चीज़ है, वो चक्रवात वाला सिस्टम है ना, वो अलग है। वो क्या होता है, उसे हम अगले वाली स्टेप में पढ़ेंगे। पहले तापीय संकल्पना थी, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, है ना। इसी प्रकार क्या होता है कि जल से जब उच्च दाब होता है और स्थलों पर निम्न दाब होता है, तो हवाएं स्थल से जलों से क्या होती हैं, जल से समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। तो जब ये हवाएं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कौन होती है, वही होती हैं हवाएं, वो जब आती हैं भूमध्य रेखा को पार करती है, तो फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी दिशा हो जाती है। वैसे तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उत्तरी पश्चिम होती है, परंतु जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है, हवाएं मान लीजिए भूमध्य रेखा है, इसको जैसे ही हवाएं पार करती हैं, तो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है, ये हवाएं अपनी दिशाएं चेंज कर देती हैं और इधर दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। अब पार करने के बाद जैसे ये आती हैं, तो अब ये क्योंकि सागरों से आती हैं, तो अपने साथ काफी मात्रा में नमी लाती हैं, और क्या होता है, इस स्थलों पर भीषण बारिश करती है, जोरदार बारिश करती है, जिसी को अब क्या कहा है एडमंड हिलेरी ने, भारतीय मानसून या भारतीय मानसूनी क्रियाविधि के रूप में इसको बताया। तो ये है भारत की तापीय संकल्पना, जो काफी पुरानी है, 1686 में दी थी इन्होंने एडमंड हिलेरी। इसके बाद इसकी एक गतिक संकल्पना है, उसके बाद फिर आधुनिक संकल्पनाएं हैं, जिसमें जेट स्ट्रीम संकल्पना और तिब्बत के पठार की भूमिका का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। देखिए ये चैप्टर एक बहुत ही कठिन चैप्टर है, आपको इसको समझने के लिए मेरे वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ये तो छोटी नॉर्मल चीज थी। इसके बाद अब गतिक या डायनेमिक कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट आएगा, जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट आएगा, और तिब्बत प्लेट्यू इंपॉर्टेंस आएगी कि क्या है तिब्बत के प्लेट्यू की, तिब्बत के पठार की भूमिका क्या है। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद सेकंड वीडियो में हम अध्ययन करेंगे डायनेमिक कॉन्सेप्ट का और जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। थैंक यू।